तो बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैट का लेक्चर नंबर 21, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से पहले तो इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था, उसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा था, एंड अगेन अपन लोगों ने उसके बाद में इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से पोटेंशियल निकालना सीखा था। तो अब हम लोग बात करेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डाइपोल होगा तो उस पर कौन कौन से फिनोमिना होंगे, टॉर्क कितना लगेगा, टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे, और वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी इसके बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या समझो। मान लो कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या हुआ बेटा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस होंगी वो कैसी होंगी, पैरेलल। तो इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस है वो पैरेलल है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक कोई डाइपोल है, लेट्स से इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बेटा यहां पर कोई डाइपोल है, ऐसे ये डाइपोल है, और ये जो डाइपोल है इस पर नेगेटिव चार्ज बेटा इस तरफ है और पॉजिटिव चार्ज तो इधर है। और इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो तो बहुत अच्छे से पता है कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगा, यानी इसका डाइपोल मोमेंट तो इस तरफ होगा, पी वेक्टर। अब ये मैंने लेट कर लिया कि डाइपोल मोमेंट पी वेक्टर इधर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच में एंगल थीटा बन रहा है। डाइपोल मोमेंट और इसके बीच में एंगल कितना बन रहा है भाई, थीटा बन रहा है। हर जगह थीटा बनेगा, यहां भी थीटा, यहां भी थीटा, यहां भी थीटा, ऐसे थीटा बन रहा है। तो होगा क्या इस पर। अब मेरे दिमाग में आ रहा है कि मैं एक काम करता हूं, अगर मैंने डाइपोल को यहां पर रखा हुआ ऐसे तो क्या ये ऐसे ही रहेगा। तो बच्चे बोलेंगे सर ऐसे तो नहीं रहना चाहिए। क्यों नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इस पर एक टॉर्क एक्ट कर जाएगा। मैं बच्चों से बोलूंगा भाई नेट फोर्स यहाँ पर तो जीरो होगा, फिर टॉर्क कैसे एक्ट करेगा, सर कपल एक्ट कर जाएगा। किस तरीके से बच्चा बताना। बच्चा बोले सर यहां पर जो चार्ज है वो प्लस क्यू है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, तो प्लस क्यू चार्ज पर जो फोर्स लगता है भाई वो कितना लगता है, Q इंटू ई। ये प्लस क्यू चार्ज पर फोर्स हो गया, किधर की डायरेक्शन में लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। और माइनस क्यू चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, यानी Q इंटू ई। ये लग गया माइनस क्यू पर फोर्स। अब देखो अगर मैं कहूं यार नेट फोर्स कितना है, तो बच्चे के सारे बच्चे एक ही आवाज में बोलेंगे कि सर ये नेट फोर्स तो जीरो हो गया। क्यों जीरो हो गया, जितना पॉजिटिव एक्स एक्सिस में लग रहा है उतना ही नेगेटिव एक्स एक्सिस में लग रहा है, तो नेट फोर्स तो इसमें जीरो हो गया जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल रखा है तो। ठीक है, लेकिन क्या नेट टॉर्क भी जीरो होगा। अब भाई नेट टॉर्क की अगर बात करेंगे, ध्यान देना, जब इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, और ऑब्जेक्ट भी कैसा रेगुलर शेप का कोई ऑब्जेक्ट होगा और उस पर इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में अगर फोर्स लगते हैं तो एक टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है। और वो टॉर्क क्या होता है बेटा, वो टॉर्क जो होता है वो कपल ऑफ फोर्स की वजह से, ये तो कपल ऑफ फोर्स है ना, इनकी वजह से एक टॉर्क आएगा। कितना आएगा सर, इनकी वजह से जो टॉर्क आएगा बेटा वो अगर निकालेंगे तो यहां पर देखो ये फोर्स ऐसा है, ये रहा इसका सेंटर ऑफ मास, ये रहा सेंटर ऑफ मास। तो ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट ऐसे घुमा देगा, टॉर्क आएगा आर क्रॉस एफ। आर कौन सी बेटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द लाइन ऑफ एक्शन, ये रही। और ऐसे इधर भी आर क्रॉस एफ, ये रही, ये आर और एफ। तो आर से एफ की तरफ क्रॉस करो, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ। तो टॉर्क कैसा इफेक्ट दे रहा भाई साहब, इधर की तरफ। और ये वाला किधर देगा भाई, देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन तो ये रहा, इससे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी आर और उधर एफ, तो आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ किस तरफ देगा, ये भी इधर ही इफेक्ट दे देगा। यानी कि मैं बात करूं अगर नेट टॉर्क की, तो नेट टॉर्क तो जीरो नहीं है। क्यों, क्योंकि ये भी क्लॉकवाइज इफेक्ट दे रहा और इधर वाला फोर्स भी क्लॉकवाइज इफेक्ट ही देगा। मतलब नेट टॉर्क इसमें भी किधर होगा, आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ किधर जा रहा है, अंदर की तरफ, नेगेटिव जेड एक्सिस में, और ये भी अंदर की तरफ है नेट टॉर्क। ठीक है, यहां तक तो बात समझ में आ गई। अब क्या हो, अब ध्यान देना बच्चे। तो मैं अगर नेट टॉर्क की बात करूं कितना आना चाहिए, तो बच्चे बोले सर एक तो तरीका है कि इधर से आर क्रॉस एफ करके निकाल लो, दूसरा आपने ये बात बताई थी मुझे कि अगर नेट टॉर्क कैलकुलेट करना है और कपल ऑफ फोर्स लग रहे होते हैं तो किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड लेते हैं
और उन दोनों फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेते, तो उन दोनों फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये होगा। मैंने लेट कर ली कि ये जो डाइपोल है इसकी लेंथ है 2l, ये एंगल थीटा बन रहा है, तो ये वाला भी एंगल कितना हो गया थीटा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से यहां तक कितनी हो गई 2l साइन थीटा। तो अब टॉर्क कितना हो जाएगा, तो टॉर्क किसी डाइपोल की वजह से बेटा कितना आ जाएगा, इस डाइपोल की वजह से जो टॉर्क आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और किसके किसके, कोई एक फोर्स का मैग्नीट्यूड और इन दोनों फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स तो बेटा है Q इंटू ई और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई बेटा 2l साइन थीटा। तो ये बन गया अपने पास में Q। बेटा एक चीज ध्यान देना, यहां पर एक टर्म बन रहा है, देखो कैसा, Q इंटू 2l इंटू ई साइन थीटा, और Q इंटू 2l को अपन लोग क्या लिखते हैं बेटा P, तो ये बन गया टॉर्क अपने पास में P E साइन थीटा, टॉर्क आ गया P E साइन थीटा। Q इंटू 2l क्या हो गया P। टॉर्क तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैं लिख सकता हूं टॉर्क इक्वल टू P क्रॉस E, P और E का क्रॉस प्रोडक्ट है, होना भी चाहिए। देखो बेटा P वेक्टर इधर, E वेक्टर इधर, P क्रॉस E इधर ही तो इफेक्ट दे रहा, तो टॉर्क हो गया यहाँ पर P क्रॉस E, ये आ गया टॉर्क। अब एक बात और समझो, बच्चे बोले सर यहां पर ऐसे देखो ये फोर्स लग रहा है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रही है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, अगर मैं इस टॉर्क इसको सीधे ऐसे रख दूं तो क्या आएगी, तो फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो भाई नहीं आएगी। कैसे, समझो इस बात को। मान लो इस तरीके से रख दूं मैं, मान लो मैंने ऐसे रख दिया डाइपोल इस तरीके से, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड और ये भी रहा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म, यहां पर मैंने कोई डाइपोल बना दिया ऐसे, ये रहा डाइपोल, इस तरफ है बेटा माइनस क्यू चार्ज और यहां पर तो है प्लस का क्यू चार्ज। ये दो चार्ज हो गए, एक हो गया माइनस क्यू और दूसरा क्या हो गया भाई प्लस का क्यू। अब इसमें डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ यानी इधर होगी P, इनके बीच की डिस्टेंस ये होगी बेटा 2l और इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन यही है, मतलब इन दोनों के बीच का एंगल जो बन रहा है वो कितना बन रहा है 0। और अगर एंगल 0 है तो टॉर्क क्या होना चाहिए, बच्चे कहेंगे सर टॉर्क तो होता था P E साइन थीटा, थीटा अगर 0 है तो टॉर्क भी कितना हो जाएगा 0, यानी यहां पर नेट टॉर्क 0 हो जाएगा। होना भी चाहिए यार, देखो कैसे होना इसलिए चाहिए क्योंकि इस पर लगेगा फोर्स इधर की तरफ QE, इस वाले पर फोर्स लगेगा इधर की तरफ QE, और ये जो फोर्स है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से ही पास हो रहा, और जब लाइन ऑफ एक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास होती थी तो तब भी टॉर्क क्या होता था बेटा 0। एक केस में और सर 0 हो सकता है टॉर्क, कब हो सकता है, बोलेंगे सर एक केस ये हो सकता है, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन से ऐसे इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म है और पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है और डाइपोल ऐसे रखा हुआ है, इस तरफ नेगेटिव चार्ज और इधर की तरफ है पॉजिटिव चार्ज, इनके बीच की डिस्टेंस हो गई 2l। अब भी यही काम होगा, इस वाले पर फोर्स लगेगा बेटा इधर और इस वाले पर फोर्स लगेगा इधर, नेट फोर्स 0 और फोर्स लाइन ऑफ फोर्स यानी लाइन ऑफ एक्शन जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रहा है तो नेट टॉर्क 0 हो जाएगा। होना भी चाहिए भाई, टॉर्क होता है P sin थीटा। अब देखो P इस तरफ रहा डाइपोल मोमेंट और E वेक्टर इधर है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया भाई 180 डिग्री, और अगर इन दोनों के बीच में एंगल बेटा 180 डिग्री है तो भी अपन लोग लिखेंगे टाउ इक्वल टू PE sin 180 एंड sin 180 इज व्हाट 0, तब भी टॉर्क कितना हो जाएगा 0। देखो बेटा खासियत ये है कि एक तो नेट फोर्स दोनों में 0 है, नेट फोर्स भी 0 है यहां भी और यहां भी, देखो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, नेट फोर्स 0 है। और दूसरी चीज ये है कि नेट टॉर्क भी 0 है, दोनों काम हो रहा है, नेट फोर्स भी 0 और नेट टॉर्क भी 0। भाई अगर फोर्स होता तो ये ट्रांसलेशनल मोशन करता, ट्रांसलेशनल स्टेट को चेंज करता, और टॉर्क होता है तो रोटेशनल स्टेट को चेंज करता है।
तो ना तो इस पर फोर्स है और ना इस पर टॉर्क है। इसका मतलब ना ये ट्रांसलेशनल स्टेट को चेंज कर रहा है और ना ही रोटेशनल स्टेट को चेंज कर रहा है। फिर जब ये ना ट्रांसलेशनल स्टेट को चेंज कर रहा है ना रोटेशनल स्टेट को चेंज कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो साफ साफ ये हुआ बेटा कि ये इक्विलिब्रियम है। साफ साफ मतलब हुआ अगर नेट फोर्स जीरो है और नेट टॉर्क जीरो, तो इसका मतलब ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी है। तो ये इक्विलिब्रियम है। अब अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो दिमाग में आया कि सर ये बताओ ये कौन सा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल इक्विलिब्रियम में रखा हुआ है डाइपोल या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में रखा हुआ है? भाई दोनों चीजें दिमाग में चली, तो मैंने कहा हाँ बच्चे चेक कर लेते हैं। भाई इसको तो चेक करने का तरीका भी पता है, और कैसे चेक करेंगे ध्यान देना। मान लो ये डाइपोल रखा ऐसे इधर, तो डाइपोल मूवमेंट तो ऐसा ना, ये डाइपोल रखा है, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन इधर है, फील्ड भी इधर ही। मैं इस डाइपोल को इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट करा दूं, ऐसे इस डाइपोल की बात कर रहा हूं, ऊपर की तरफ थोड़ा शिफ्ट करा दिया। जैसे ही शिफ्ट कराए इस पर फोर्स इधर की तरफ लगेगा, इस वाले चार्ज पर, प्लस क्यू वाले पर, और माइनस क्यू वाले पर इधर लगेगा, और ये इसे घुमाना चालू कर देगा, इस तरफ टॉर्क दे देगा। तो स्लाइटली जैसे ही शिफ्ट करो वैसे ही टॉर्क लगेगा, दोबारा अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ आने की कोशिश करेगा। तो अगर किसी बॉडी को उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से शिफ्ट कराए और वो वापस अपनी इक्विलिब्रियम तक की तरफ आने की कोशिश करता है, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को क्या बोलते थे बेटा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब जब डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर सेम होगी, तब ये होगा बेटा किसमें? स्टेबल इक्विलिब्रियम में। तो इसका मतलब यहां पर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम। और इधर अगर देखा जाए तो इस तरफ देखो बेटा, ऐसे रखा, डाइपोल मोमेंट है इधर, यानी माइनस चार्ज है इस तरफ और प्लस है इधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, मींस इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है? 180 डिग्री। जब 0 डिग्री बनेगा तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, 180 बनेगा तो क्या होगा? फिर से स्लाइटली शिफ्ट करा के सर देख लो, करा दिया भाई ऐसे। अब यहां माइनस क्यू चार्ज है, तो इस पर फोर्स लगेगा माइनस क्यू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में इधर, और इस पर फोर्स लगेगा इस तरह। अब ये वाला फोर्स क्या काम करेगा? देखो आर क्रॉस है, जिधर शिफ्ट किया उधर ही और घुमा ले गया, मतलब वापस अपनी उस पोजीशन पर नहीं आया। इसका मतलब इक्विलिब्रियम तो था, लेकिन कैसा था बेटा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम था। तो यहां पर होगा इक्विलिब्रियम कैसा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कब होगा बेटा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम? जब थीटा 180 डिग्री होगा। थीटा किसके बीच का एंगल है? डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल। मैं लिख देता हूं, वेयर थीटा इज द एंगल, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। डाइपोल मोमेंट वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। तो जब ये एंगल 180 डिग्री होगा तब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और 0 डिग्री होगा तब स्टेबल इक्विलिब्रियम। रहेंगे दोनों इक्विलिब्रियम। ठीक है, मेरे ख्याल से ये वाली कहानी क्लियर हो गई है। अब चलो, अब मानते हैं दिमाग में एक बच्चे क्या आया, दौड़ा हुआ आया मेरे पास में कि सर एक बात बताओ, अगर मान लो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसा कोई एक्सटर्नल, ये रहा ई, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, और कोई डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में रखा है। इसमें स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब ऐसे, इधर नेगेटिव चार्ज और इधर की तरफ पॉजिटिव चार्ज। इधर नेगेटिव चार्ज और इधर की तरफ बेटा क्या हो गया? इस तरफ मैंने मान लिया पॉजिटिव चार्ज, ऐसे आएगा, एक माइनस क्यू और दूसरा क्या हो गया? प्लस क्यू, ऐसे रखा हुआ है। अब बच्चा ये बोले कि सर अगर मैं इसे थोड़ा सा स्लाइटली शिफ्ट अगर कराऊंगा तो ये वापस अपनी पोजीशन पर आने की कोशिश करेगा। यही बात तो आपने बताई, तभी तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है।
और अगर मैंने कुछ स्मॉल एंगल शिफ्ट करा है, वापस अपनी पोजीशन पर आने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब तो ये एंगुलर एसएचएम कर रहा है। हाँ भाई करेगा भी, देखो ध्यान देना, मैंने मान लो इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से यहां पर शिफ्ट करा दिया। जैसे ही शिफ्ट कराओगे इस वाले पर फोर्स लगेगा इधर और इस पर लगेगा इधर, यहां पर आ जाएगा टॉर्क। अब जो टॉर्क आता था बेटा, उस टॉर्क की तो वैल्यू होती थी पी ई साइन थीटा, और थीटा ये रहा। यहां पर मैक्सिमम टॉर्क है इस पोजीशन, क्योंकि थीटा ज्यादा है, अगर थीटा ज्यादा तो साइन थीटा की वैल्यू भी ज्यादा। जैसे ही मैंने इसे अब इस पोजीशन से, अब क्या होगा, वापस आने की कोशिश करेगा, थीटा कम होता जाएगा, टॉर्क तो कम होता जाएगा। और अगर बेटा टॉर्क कम होगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी कम होगा, क्योंकि टाउ इक्वल टू क्या होता है, आई अल्फा। और एंगुलर एक्सेलरेशन कम होगा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। भाई एक्सेलरेशन कम हो रहा है यानी वेलोसिटी बढ़ाने का रेट कम हो रहा है, लेकिन बढ़ तो रही है ना, तो वेलोसिटी तो बेटा लगातार बढ़ेगी। कहां तक? जब तक कि यहां ना पहुंच जाए नेट टॉर्क जीरो ना हो जाए। इस पॉइंट पर आकर के इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। अब नेट टॉर्क इस पॉइंट पर आकर के इस पोजीशन पर नेट टॉर्क जीरो हुआ है, वेलोसिटी थोड़ी ना जीरो हुई, इसका मतलब ये नीचे की तरफ भी जाएगा। और जैसे ही ये नीचे की तरफ जाएगा इधर, अब फोर्स किधर लगेगा? फोर्स तो इधर ही लग रहा है, टॉर्क ऐसा लगना चालू हो जाएगा। तो अब इसकी एंगुलर वेलोसिटी कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, एक पोजीशन फिर आएगी जब एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, लेकिन टॉर्क तो लग ही रहा है। वो फिर से इसे वेलोसिटी बढ़ाएगा, इस पोजीशन पहुंचेगा, फिर इस तरफ जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, ऐसे। और इस तरीके से ये चलते रहेंगे। तो इसका मतलब ये एंगुलर एसएचएम करेंगे। तो बच्चे ने कहा सर ये अगर ये एंगुलर एसएचएम करेंगे तो मुझे तो इसका टाइम पीरियड निकाल के दे दीजिए। तो निकाल देंगे बेटा टाइम पीरियड, कोई बड़ी बात तो नहीं है। देखो बेटा क्या होगा टाइम पीरियड। अब यहां पर प्लस क्यू चार्ज था, तो इसकी वजह से अपन लोग टॉर्क तो निकाल चुके थे, उसकी वैल्यू क्या आ गई थी, पीई साइन थीटा। मैंने कहा थीटा तो बहुत छोटा है, स्लाइटली डिस्प्लेस किया गया। इफ थीटा इज स्मॉल, so we should write this sin theta as theta approximate equal to the theta। जब स्मॉल एंगल लगाते तो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लगा देते, साइन थीटा की जगह बेटा थीटा, कॉस थीटा की जगह 1 और टेन थीटा की जगह भी थीटा यूज कर दिया करते हैं। तो साइन थीटा की जगह मैंने थीटा लिख दिया। अब क्या आ गया, तो टॉर्क तो बन गया अपने पास में पीई साइन थीटा की जगह आ गया थीटा। तो इस टॉर्क को लिखेंगे क्या बेटा, क्या टॉर्क को अपन लोग आई अल्फा लिख सकते थे? हाँ भाई लिख लेंगे। तो टॉर्क आ जाएगा आई अल्फा इक्वल टू पीई थीटा। अब बच्चे बोलेंगे सर ये अल्फा और आई क्या है? बेटा आई जो है इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसकी अगर मान लो यहां चार्ज है m1, यहां चार्ज है m2, तो इसकी मास है m1, इधर मास है m2, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसकी आ जाएगी एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो आई इज द, where I is the moment of inertia, moment of inertia, I तो moment of inertia। तो अल्फा, अल्फा क्या है बच्चे बोले सर? अल्फा तो एंगुलर एसएचएम, एंगुलर एक्सेलरेशन, सॉरी। तो अल्फा की जगह क्या लिख लेंगे? सो अल्फा की वैल्यू तो आ जाएगी बेटा पीई अपॉन में आई टाइम्स ऑफ थीटा, ये बन गया। अब एसएचएम की इक्वेशन से इसे कंपेयर करते हैं। तो एंगुलर एसएचएम की इक्वेशन जो होती थी, कंडीशन थी, वो अल्फा इक्वल टू था बेटा ओमेगा स्क्वायर थीटा। तो अगर इसे कंपेयर करेंगे बेटा तो ये ओमेगा स्क्वायर के बराबर हो गया। सो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू तो आ गई पीई अपॉन में आई, और अगर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पीई अपॉन में आई तो ओमेगा क्या आ जाएगा बच्चे? ओमेगा तो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ पीई अपॉन में आई। बच्चा बोले सर अब तो टाइम पीरियड भी निकला है, क्योंकि ओमेगा तो पता है अपन लोग को 2 पाई अपॉन में कैपिटल टी होता है, तो 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पीई अपॉन में आई आ गया। where t is the time period and time period is what, 2 pi under root of I upon में p into E, where p is the dipole moment, E is electric field and I is moment of inertia। इतनी सारी बातें क्लियर हो गई इसके बारे में। मजा आ गया बच्चों को भी कि हाँ सर क्या क्या बात समझ में आई? बिल्कुल, आगे देखते हैं। अब आगे ये है कॉन्सेप्ट कि अगर मान लो कोई डाइपोल है, वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, ठीक है,
तो उसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी होगी और उसे रोटेट कराने में कुछ वर्क डन भी करना पड़ेगा। तो चलो पहले तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल। नेक्स्ट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल in uniform electric field. कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी ये देखना है, ठीक है। कोई बड़ी बात तो नहीं है। मान लो ये कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, ये कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, ठीक है। अब इसके अंदर कोई डाइपोल है, मान लो ऐसे ही रखा है स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन पर, लेट से ऐसे, इधर है माइनस क्यू और यहां पर है प्लस का क्यू। पोटेंशियल एनर्जी इसकी कैलकुलेट करनी। मैंने मान लिया कि ये जो डाइपोल है इसके बीच की छोटी सी डिस्टेंस है डेल्टा आर, डाइपोल की लेंथ है डेल्टा आर, मतलब चार्ज के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। अब ध्यान देना बेटा अच्छे से, काश मैं इन दोनों पॉइंट्स पर पोटेंशियल लिख पाता जहां पर ये प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज रखे हुए हैं। हाँ सर लिख देंगे। सर इस पॉइंट पर जहां नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, इधर की तरफ तो पोटेंशियल हाई होना चाहिए और इधर की तरफ तो पोटेंशियल लो होना चाहिए। मैंने कहा क्यों? बच्चे बोलेंगे सर आपने ही तो बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस की तरफ जब चलते हैं तो पोटेंशियल की वैल्यू कम होती चली जाती, चाहे फील्ड कैसा भी हो, यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो। और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल की वैल्यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस के अपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होती थी। तो यहां पर पोटेंशियल ज्यादा होगा और इस पॉइंट पर पोटेंशियल तो कम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो अगर इधर का मुझे पोटेंशियल पता लग गया तो क्या बच्चे मैं यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी भी लिख सकता हूँ? बच्चा बोले सर बिल्कुल आप पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हो, और ये पोटेंशियल एनर्जी होगी यहाँ पर चार्ज इंटू पोटेंशियल, यानी माइनस का क्यू इंटू बी एच। ऐसे क्या बच्चे मैं इस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी लिख सकता हूं? बालक बोलेगा हाँ सर इस पॉइंट की भी लिख सकते हो, यहां का चार्ज इंटू पोटेंशियल। इस पॉइंट का भी पोटेंशियल लिख दिया। तो नेट पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए? सो नेट पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी भाई U1 प्लस U2, यानी U इक्वल टू, अब U1 को क्या लिखोगे? सो U1 इज व्हाट? माइनस का Q इंटू बी एच एंड U2 की जगह Q प्लस VL। मैं यहां से माइनस साइन कॉमन ले रहा हूं, तो क्या बन जाएगा बेटा? माइनस का Q और ये टर्म बन गया अपने पास में BH माइनस का BL। अब बच्चों को अच्छे से पता है कि अगर मैं BL माइनस BH करता था तो माइनस E डेल्टा आर होता था, और BH माइनस BL करूंगा तो E टाइम्स ऑफ डेल्टा आर होगा। ये तो पढ़ा था ना, EDR, चेंज इन पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस। तो U इक्वल टू आ जाएगा माइनस का Q टाइम्स ऑफ E इंटू डेल्टा आर। सो पोटेंशियल एनर्जी इधर आ जाएगी माइनस का Q इंटू डेल्टा आर इंटू E। अब मेरे दिमाग में एक बात आई, बच्चे के भी दिमाग में आई कि सर किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और उन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस डाइपोल में, ये तो डाइपोल मूवमेंट होता है, तो यानी Q इंटू डेल्टा आर को क्या P लिख दूं? हाँ बालक लिख दो बिल्कुल। तो इसकी जगह आ गया माइनस का P इंटू E। तो जब डाइपोल अपनी स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, मैं स्टेबल इक्विलिब्रियम को लेकर के चल रहा हूं रेफरेंस यानी जीरो लेवल, 0 डिग्री पर है। तो जब डाइपोल 0 डिग्री पर होगा तब उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी स्टेबल इक्विलिब्रियम में? माइनस का P इंटू E के बराबर आ गई पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। बच्चा बोले सर एक काम और करिए, इस डाइपोल को रोटेट कराने वर्क डन कितना करना पड़ेगा ये मुझे और बता दीजिए। अब बेटा ध्यान देना जरा, इसको रोटेट कराने वर्क डन कैसे करेंगे? अब मान लो ये अपने स्टेबल इक्विलिब्रियम है, तो इसे ऐसे अगर इधर की तरफ रोटेट कराएंगे तो ये वर्क डन भाई कंजर्वेटिव फोर्स होगा या नॉन कंजर्वेटिव? तो दिमाग में ये आएगा कि अगर मान लो मैंने इसे इधर चला दिया तो इसे छोड़ेंगे तो ये वापस आएगा अपनी तरफ, ये तो कंजर्वेटिव होता था। और अगर इसे मैंने उल्टा लेकर के जा रहा हूं, स्टेबल पोजीशन को इसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम में उससे अपोजिट डायरेक्शन में लेकर के जा रहा हूं, तो इसका मतलब क्या होता है? मैं जो वर्क डन कर रहा हूं वो अदर देन कंजर्वेटिव है।
कोई फील्ड काम नहीं कर रहा, मुझे काम करना पड़ रहा है जबरदस्ती, तो ये वर्क डन बाय अदर देन कंजर्वेटिव, यानी कि एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक ले जाना। तो अब एक काम करते हैं, वर्क डन भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट इज वर्क डन टू रोटेटिंग a dipole from position θ1 to θ2। मतलब किसी डाइपोल को θ1 पोजीशन से θ2 तक रोटेट करने में कितना वर्क डन लगेगा ये बताना है। मान लो ऐसे थी, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन थी, स्टेबल, अभी डाइपोल यहां पर है, ये पोजीशन बना रहा θ1, बाद में इसे मैंने रोटेट कराया, यहां पर पहुंच गया, ये डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होगी, पोजीशन हो गई इसकी θ2 स्टेबल इक्विलिब्रियम से। तो θ1 पोजीशन से θ2 पोजीशन तक रोटेट कराने में वर्क डन कितना करना पड़ेगा, ये अपन लोग को कैलकुलेट करना है। अब समझो बेटा कहानी, मान लो इसे θ1 से θ2 रोटेट कराना है और मुझे निकालना इसमें वर्क डन कितना करना पड़ेगा। निकालेंगे भाई, कोई बड़ी बात तो नहीं है। चलो कैसे समझो जरा ध्यान देते हैं। अगर ये डाइपोल मैंने लेट कर लिया कि ये जो डाइपोल है इसकी वजह से वर्क डन अगर निकालना है तो ये जो टॉर्क तो होगा वेरिएबल होगा, और वेरिएबल होता है तो उसकी वजह से क्या काम करते हैं, इंटीग्रेशन यूज करते हैं। तो यहां लिखेंगे बेटा टाउ डी थीटा, यानी वर्क डन आ जाएगा टाउ टॉर्क। पोजीशन लिमिट लगाएंगे बेटा θ1 से लेकर के θ2 तक। और टॉर्क क्या था बेटा, टॉर्क तो अपन लोग अभी निकाले थे, उसकी वैल्यू थी पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा। बच्चा कहेगा सर पीई साइन थीटा जो आता था वो तो जब ऐसे ये डाइपोल रखा था उसकी वजह से कंजर्वेटिव की वजह से आता था। बेटा दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि अदर देन कंजर्वेटिव की वजह से अगर हम लोग करेंगे तो इतना ही फोर्स लगाएंगे, इतना ही टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में देंगे, जिसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी आएगी। तो इधर आ गया पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा। स्लो प्रोसेस होते थे, मैकेनिक्स में बता चुका हूं। तो यहां से θ1 से लेकर के कहां तक लेकर के चलेंगे बेटा, θ2 तक। सो वर्क डन आ जाएगा अपने पास में पीई बाहर θ1 से लेकर के θ2 तक साइन थीटा डी थीटा। और साइन थीटा का तो इंटीग्रेशन होता है बेटा क्या, साइन थीटा का तो इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा। लिमिट कहां से कहां तक लगेगी, θ1 से लेकर के θ2 तक। तो पहले अपर लिमिट, बाद में माइनस की लोअर लिमिट, यानी पीई अपर लिमिट मींस माइनस का कॉस θ2 माइनस लोअर लिमिट माइनस का कॉस θ1। तो ये बन जाएगा वर्क डन कितना होगा बेटा रोटेट कराने में टॉर्क, पीई कॉस θ1 माइनस का कॉस θ2। तो रोटेट कराने में तो वर्क डन पता लग गया कितना बन गया भाई, पीई कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। यहां तक तो बात क्लियर है। एक बच्चा बोले सर एक बात बताओ, किसी डाइपोल को स्टेबल पोजीशन से मुझे अगर थीटा पोजीशन तक रोटेट कराना है तब कितना वर्क डन लगेगा। यार निकाल देते हैं। अगर किसी डाइपोल को हमें फाइंड आउट करना, फाइंड वर्क डन टू रोटेट अ डाइपोल फ्रॉम पोजीशन जीरो डिग्री, मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम टू थीटा, 0 डिग्री से थीटा तक, मतलब ऐसे यहां पर डाइपोल उसे इधर लेकर के जाओ, इतने में ले जाने वर्क डन कितना करना पड़ेगा। कोई बड़ी बात नहीं यार बच्चे, जब इस पोजीशन में है तो θ1 कितना हो गया बेटा 0 डिग्री, और इधर पहुंचा तो θ2 की तो वैल्यू आ गई थीटा। तो वर्क डन कितना करना पड़ जाएगा बच्चे, वर्क डन आ जाएगा पीई क्या था cos θ1, यानी cos θ1 की जगह क्या लिखोगे 0 माइनस cos θ2 यानी cos थीटा, और cos 0 की तो वैल्यू होती है बेटा 1। सो वर्क डन की वैल्यू आ गई पीई टाइम्स ऑफ 1 माइनस cos थीटा। ये वर्क डन आ गया। यहां तक बात क्लियर हो गई, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं। अब चलो आगे बच्चे के दिमाग में आया सर एक बात और मैं पूछना चाह रहा हूं कि सर
मान लो मुझे इस पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी पता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम पर अभी निकाली थी माइनस पीई थी। मैं सर थीटा पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहता हूं, जब डाइपोल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल बना रहा हो, तब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इसकी? बड़ी बात तो नहीं, आराम से निकाल लेंगे। तो अगर मुझे थीटा पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी, मैंने लेट कर लिया, इस पोजीशन पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है बेटा u0, और थीटा पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी को मैंने एक नाम दे दिया, क्या? u थीटा। तो मेरे दिमाग में एक बात आई, मान लो ये डाइपोल था, इधर इसकी एक पोटेंशियल एनर्जी थी, फिर इसे मैं थीटा पोजीशन पर ले गया, अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ और होगी। कितनी होगी बेटा? समझो, जब मैं इसे यहां से यहां तक ले जाऊंगा तो मैं तो कुछ वर्कडन करूंगा, और ये वर्कडन कंजर्वेटिव है या वर्कडन बाय कंजर्वेटिव फोर्स है या नॉन कंजर्वेटिव? बच्चे बोलेंगे कि ये तो सर वर्कडन बाय नॉन कंजर्वेटिव है, और बहुत अच्छे से पता है कि वर्कडन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के दो ही काम होते थे, या तो वो एनर्जी को लॉस करता था, या तो वो एनर्जी को लॉस करता था किसी की भी फॉर्म में, हीट की फॉर्म में लॉस करे या दूसरी किसी फॉर्म में, या फिर वो वर्कडन जो था वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता था। अब यहां पर मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कोई एनर्जी का लॉस हो रहा है, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये जो वर्कडन हो रहा है बाय अदर देन कंजर्वेटिव, तो अदर देन कंजर्वेटिव जो वर्कडन हो रहा है वो क्या काम करेगा? इसकी पोटेंशियल एनर्जी पहले तो थी प्लस कुछ और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब यहां वाली जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो पहले से जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो प्लस वर्कडन के बराबर होनी चाहिए। सिंपल सा लॉजिक लग गया, वो तो कन्वर्ट हो गया पोटेंशियल। तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पोजीशन थीटा, यू थीटा क्या है? यू थीटा इज द पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पोजीशन थीटा। मैं लिख देता हूं, यू थीटा क्या है? पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन थीटा। और वो क्या आनी चाहिए? पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन 0 डिग्री यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम में, प्लस ये जो वर्क डन किया वो। अब तो कहानी बिल्कुल क्लियर है। तो मैं यू थीटा अगर लिखना चाहूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी एट स्टेबल पोजीशन कितना होता था बेटा? माइनस पी, और स्टेबल पोजीशन से थीटा पोजीशन तक ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा? अभी अभी मैंने निकाला है, कितना होता था बेटा? पीई टाइम्स ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा, अभी जो न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखा था। अब इसे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन थीटा कितनी आ जाएगी भाई? माइनस का पीई प्लस का पीई माइनस का पीई कॉस थीटा, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल। सो पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन थीटा इज माइनस का पीई कॉस थीटा। अब मैं एक बच्चे से बोलूं, बताओ बेटा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? तो बच्चा बोले सर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी जब एंगल कितना होगा? 180 डिग्री, और अगर एंगल 180 डिग्री होगा तो माइनस पीई कॉस थीटा की जगह क्या लिख देंगे? 180 डिग्री, और कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है बेटा? -1, तो माइनस माइनस प्लस यानी पीई। सो स्टेबल इक्विलिब्रियम में कितनी थी? माइनस पी, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में कितनी थी पोटेंशियल एनर्जी? प्लस का पी। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम तक ले जाने में वर्क डन कितना लगेगा? बच्चा बोले सर ये भी बड़ी आसान सी बातें हैं, ये तो मुझसे आप ना पूछो, किसी रिक्शे वाले से भी पूछ लो कि वो भी बता देगा कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी से इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को माइनस करने पर ही वर्क डन अदर देन कंजर्वेटिव आएगा। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी तो अपने पास में कितनी है? पीई। इनिशियल बेटा कितनी थी? माइनस का पीई, ये वैल्यू बन जाएगी बेटा 2पीई। तो अगर 2पीई हम लोग क्या देंगे बेटा? वर्क करेंगे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी। यही तो करें ना बेटा, यहां पर माइनस पी था, इसे 2पी और दे दिया, तो यहां कितनी हो गई? माइनस पी प्लस 2पी, पी बची। तो मेरे ख्याल से ये वाली कहानी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, इसमें किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखते हैं बेटा एक और कॉन्सेप्ट, ध्यान दो। अभी तक मैं ये बोल रहा था कि डाइपोल जो था वो यूनिफॉर्म फील्ड में रखा हुआ है। अगर बच्चा ऐसा ना हो, डाइपोल किसी यूनिफॉर्म फील्ड में ना रखा हो, अगर किसी नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखा हो तो क्या होगा? बनाते हैं बेटा कि क्या हो सकता है। मान लो कोई डाइपोल जो है, इफ अ डाइपोल इज प्लेस्ड in a non-uniform
इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई डाइपोल जो है वो किसी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस इस बार पैरेलल नहीं होगी, ऐसे हमारे इस तरीके से ऐसे, और यहां डाइपोल रखा हुआ है, यहां पर तो एक डाइपोल रखा हुआ है। जहां पर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस पास पास होती वहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है स्ट्रॉन्ग, और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस क्या होती दूर दूर होती वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वीक। तो इनमें कुछ जगह पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा और कुछ जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वीक होगा। अब समझो कहां कहां पर स्ट्रांग होगा कहां वीक होगा। अगर मैं बात करूं बेटा इधर की, तो जिधर पास पास है यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बेटा, कम होगा। मैंने मान लिया तो ये जो डाइपोल है इसकी लेंथ है डेल्टा आर, तो इधर छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने लेट कर लिया ई, इधर डी आर या डेल्टा आर डिस्टेंस अगर आगे गया, मैंने कहा डी आर है छोटी सी डिस्टेंस, ये आगे बढ़े डी आर डिस्टेंस, सॉरी यहां अगर डी आर डिस्टेंस आगे बढ़े तो थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो गया। मैंने लेट कर लिया ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ई प्लस डीई, थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो गया छोटा सा, तो इस पर फोर्स भी चेंज होंगे बेटा। इस डायरेक्शन में इस पर फोर्स कितना लगेगा, बच्चा बोले सर यहां पर तो लगना चाहिए Q टाइम्स ऑफ E, नहीं E प्लस डीई, और इस पर लगना चाहिए Q टाइम्स ऑफ E। तो क्या नेट फोर्स जीरो होगा, ना बालक, अब तो नहीं हो सकता क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट नहीं है, अपोजिट तो है लेकिन इक्वल नहीं है। तो अब अगर मैं इस पर नेट फोर्स देखूं डाइपोल पर, तो नेट फोर्स कितना होना चाहिए, सो नेट फोर्स तो बालक हो जाएगा इस वाले फोर्स से इस फोर्स को क्या कर देंगे माइनस, यानी Q टाइम्स ऑफ E प्लस डीई माइनस का Q टाइम्स ऑफ E, माइनस कर दिया मैंने, क्या बन गया, बन जाएगा बेटा QE प्लस Q टाइम्स ऑफ DE माइनस Q टाइम्स ऑफ E प्लस का QE माइनस QE कैंसिल आउट हो गया, तो नेट फोर्स आ गया Q टाइम्स ऑफ DE। अब दिमाग में एक और चीज घूमी कि सर मैं इसे ऐसे लिखना चाहता हूं, dr का मल्टीप्लाई dr से डिवाइड। बेटा ये चीज क्या है, बच्चा कहेगा सर Q इंटू डी आर किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और इनके बीच की डिस्टेंस, इसे तो डाइपोल मूवमेंट कहते थे, तो ये वैल्यू तो हो गई डाइपोल मूवमेंट यानी P, तो P टाइम्स ऑफ डीई ओवर डी आर, ये नेट फोर्स निकालने का तरीका है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड को पोजीशन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और डाइपोल मूवमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अच्छा करेंगे भी क्यों पोजीशन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, नॉन यूनिफॉर्म है ना इसलिए तो कर रहे हैं, पोजीशन के ऊपर ही तो डिपेंड करता है भाई। किसी अगर चार्ज वायर की वजह से निकालते वो किस पर डिपेंड कर रहा था, लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आ रहा था इनफाइनाइटली लॉन्ग। किसी पॉइंट चार्ज की वजह से निकालो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, इस पर तो डिपेंड तो बेटा आर के ऊपर कर रहा है ना, पोजीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए तो नॉन यूनिफॉर्म है, और नॉन यूनिफॉर्म है तो ये वैल्यू आ गई अपने पास में नेट फोर्स की। यहां तक बातें बिल्कुल क्लियर है। अब निकाल के देखते हैं कि नेट फोर्स किसी डाइपोल पर कितना लग रहा होगा, कैलकुलेट करके जरा सा देखते हैं, ध्यान देना। मान लो कोई दो डाइपोल है और वो रखे हुए हैं नॉन यूनिफॉर्म के लिए। अच्छा बेटा इसमें एक चीज और ध्यान रखना, मैं अगर आप लोगों से ये पूछूं कि कोई डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है तो उस पर नेट फोर्स क्या जीरो हो सकता है, बच्चे बोलेंगे हाँ बिल्कुल हो सकता है अगर सर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। नेट फोर्स मस्ट बी जीरो, ना बेटा मैंने तो बोला ही नहीं यूनिफॉर्म फील्ड है, अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड हुआ तो नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। टॉर्क में भी जीरो, यस ऑफ कोर्स, अगर स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है तो टॉर्क तो जीरो होगा। टॉर्क मस्ट बी इक्वल टू जीरो, नहीं बेटा अगर स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे तो टॉर्क तो होगा। तो इस हिसाब से अपन लोग अगर कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा तो आंसर बना ले जाएंगे। आगे देखते हैं, आगे अगर मैं देखूं कोई दो डाइपोल मैंने रख दिया, ऐसे कोई दो डाइपोल रखे, एक डाइपोल बेटा यहां पर रखा है इस तरीके से, एक डाइपोल को यहां रखा है, सॉरी
एक डाइपोल को यहां रखा है ऐसे, और दूसरा डाइपोल यहां रखा है ऐसे। एक का डाइपोल मोमेंट है बेटा P1 और दूसरे का डाइपोल मोमेंट है बालक P2। छोटे से हैं ये डाइपोल, तो इनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस या इनके बीच की डिस्टेंस बात तो एक ही होगी, वो मैंने लेट कर ली R है। फाइंड आउट करना है कि इनके बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या होगा। फाइंड करना है कि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन दीज टू डाइपोल्स। फाइंड फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन these two dipoles। एक्सियल पोजीशन पर रखे वाला। तो अब इनके बीच में अगर मुझे फोर्स ऑफ इंटरेक्शन निकालना है तो क्या होना चाहिए, ध्यान देते बेटा। अच्छा, किसी डाइपोल के ऊपर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगता था वो बच्चा बोले सर वो तो होता था इस, मान लो इस पर निकालना, तो इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट इनटू जो एक्सटर्नल फील्ड होगा उसका डिफरेंशिएशन विद द रेस्पेक्ट टू द पोजीशन। अब बेटा यहां पर इस डाइपोल पर फील्ड कौन दे रहा है, यही तो दे रहा है भाई। इस डाइपोल पर फील्ड कौन अप्लाई कर रहा है, इस डाइपोल की वजह से, इसकी एक्सियल पोजीशन पर है तो इसकी वजह से इस पॉइंट पर एक फील्ड आ जाएगी। और कितनी आनी चाहिए फील्ड, बच्चा बोले सर किसी भी डाइपोल की वजह से एक्सियल पोजीशन पर जो फील्ड आती थी वो आती थी डी ऑफ डी आर, ई की वैल्यू तो थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फील्ड तो मैं 1 की वजह से लिख रहा हूं ना, 2p/r³ यानी 2p1/r³। डिफरेंशिएशन वाइज का कर देते हैं। डिफरेंशिएशन अगर करोगे तो कांस्टेंट टर्म तो बेटा बाहर आ जाएंगे, यानी P2 P1 P2 ये तो बाहर आ गया, अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी बाहर आ गया। डिफरेंशिएशन ऑफ r³ यानी r⁻³ इसका डिफरेंशिएशन वाला क्या होगा, बहुत आसानी से आ जाएगा बेटा। कितना आएगा, 2p1 p2 ऐसे ही लिखेंगे, अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे ही लिखेंगे, r⁻³ सामने पावर से कम, यानी कि -3 टाइम्स ऑफ r⁻⁻4। 3 2 जा बेटा कितना हो गया 6, सो फोर्स तो आ गया बेटा -6 p1 इंटू p2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ r⁴। ये नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट ये कर रहा है कि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, होना भी चाहिए। देखो यहां पर बेटा कौन सा चार्ज होगा, -q, और इधर कौन सा होगा +q, और इसमें इधर कौन सा होगा +q, और यहां पर कौन सा होगा -q। तो प्लस माइनस को क्या करेगा, अट्रैक्ट, इधर लगेगा फोर्स, ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा, रिपेल। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इनके बीच की डिस्टेंस कम होने की वजह से ज्यादा, और रिपल्सन क्या है बेटा, कम। तो नेट फोर्स को इधर लगाना। तो अगर डाइपोल जो है ऐसे रखे हैं, एक ही एक्सिस पर रखे और उनके डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन अगर सेम है तो हमेशा इनके बीच में लगेगा बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो हमेशा लगेगा इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और अगर इनकी डायरेक्शन, एक डाइपोल ऐसे है और दूसरा डाइपोल इस तरीके से, तब हमेशा इनमें लगेगा फोर्स ऑफ रिपल्सन। अब इनमें लगेगा फोर्स ऑफ रिपल्सन। ये बातें भी बिल्कुल गांठ में बांध कर रखनी है, बाद में खोलनी एग्जाम के टाइम पर, ये पोटरी खोलनी है। एक बच्चा का दिमाग और घूमा, सर एक बात बताओ, अगर मैं इस वाले डाइपोल को ऐसे रख दूं तब इस पर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या होगा, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। बिल्कुल बेटा निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात तो नहीं है। क्या निकाला मैंने, यहां पर जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन निकाला है, जब दोनों डाइपोल एक दूसरे से कैसी पोजीशन पर बेटा, एक्सियल पोजीशन पर। लेकिन अगर डाइपोल एक्सियल पोजीशन पर ना हो, ऐसे रखे हो, एक डाइपोल रखा हो इस तरीके से ऐसे, और दूसरा डाइपोल रखा हो इस तरीके से ऐसे, इसका डाइपोल मोमेंट लेट से P1 है, इस वाले का डाइपोल मोमेंट लेट से P2 है। अब इनके बीच फोर्स ऑफ इंटरेक्शन तो मैं किसी एक की वजह से दूसरे पर निकाल लेता हूं। हाँ सर बिल्कुल, इसकी वजह से निकाल लो, आसान पड़ जाएगा। इस पर इनके बीच की डिस्टेंस r, तो इस पर निकालोगे, इस वाले की वजह से कितना होना चाहिए बेटा, फोर्स तो होगा किसी एक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट लिखा, दूसरे की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इसके लिए इक्वेटोरियल पोजीशन हो गई, और अगर इसके लिए इक्वेटोरियल पोजीशन है तो यहां पर क्या निकालेंगे हम लोग, डाइपोल मोमेंट फाइंड आउट करें, वो इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड सर होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस बार में P1/r³ लिख देंगे।
फिर से इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो वहां पर बेटा 2p1 था तो 6p1p2 आ गया था। यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर बालक आ जाएगा माइनस का 6 की जगह 3p1p2 बन जाएगा। तो ये बनेगा माइनस का 3p1p2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ r टू द पावर 4। अब एक बच्चे के दिमाग में और शरारत सूझी कि सर अगर मैं किसी जनरल पोजीशन पर रखूं, मतलब डाइपोल को कुछ ऐसे रख दूं, अगर मैं डाइपोल को ऐसे ना रख करके कुछ इस तरीके से रखता हूं, इस तरीके से ऐसे, एक डाइपोल ये है और दूसरा डाइपोल जो है वो ये है। इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो r है सेंटर से, और ये एंगल बना रहे थीटा। एक का डाइपोल मोमेंट है बेटा P1, इसका है P2। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इनके बीच का बताना, दोनों पर इक्वल लगेगा। यार ये भी सिंपल है, बन जाएगा कैसे, ध्यान दो, इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। किसी जनरल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकाल चुके थे ना बेटा, और इसके डाइपोल मोमेंट का दूसरे वाले के डाइपोल मोमेंट का यानी P2 का मल्टीप्लाई कर देंगे P1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, और P1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, P1 की वजह से तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P1 अपॉन में r³ अंडर रूट ऑफ 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। तो ये तो कांस्टेंट है, ये सारा टर्म बाहर, तो फोर्स कितना आ जाना चाहिए, फिर से r³ का ही डिफरेंशिएशन कर रहे हैं अपन लोग, तो क्या बन जाएगा बेटा माइनस का 3p1 p2 और साथ में अंडर रूट ऑफ 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा डिवाइड ऑफ r टू द पावर 4। ये बन गया। बच्चा बोले सर मजा आ गया, क्या केवल डाइपोल की वजह से फोर्स ऑफ इंटरेक्शन हो सकता है? मैं कहूंगा नहीं भाई, केवल डाइपोल की वजह से थोड़ी ना, और भी तो चीजें हो सकती हैं। मैं कोई वायर रख दूं, कोई सीट रख दूं, उसकी वजह से भी तो हो सकता है। तो मैंने क्या काम किया बेटा, एक वायर रख दिया। क्या रख दिया, एक कोई ऐसे वायर रख दिया इनफाइनाइट लेंथ, और इनफाइनाइट लेंथ का लेट से ये वायर है, और यहां पर कोई डाइपोल रखा है जिसका डाइपोल मोमेंट है P, इनके बीच की डिस्टेंस R। अब सर बताओ इनके बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन आएगा भाई फिर से, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या होगा, इस इनफाइनाइट लेंथ के वायर की जो चार्ज डेंसिटी है लैम्डा दे रखी, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर निकालो और इसके डाइपोल का मोमेंट का मल्टीप्लाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफरेंशिएट कर दो। सो नेट फोर्स फिर से वही बेटा P × dE/dr, ये बन गया। सो नेट फोर्स क्या हो जाना चाहिए, सो नेट फोर्स हो जाएगा यहाँ पर डाइपोल मोमेंट P d/dr ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और किसी इनफाइनाइट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता था वो तो होता था लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ r। क्या वैल्यू आ जाएगी बेटा, वैल्यू तो आ जाएगी P लैम्डा कांस्टेंट 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट d/dr ऑफ r टू द पावर -1, माइनस सामने एक कम, यानी फोर्स तो आ गया माइनस का P लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ r स्क्वायर। अभी भी बेटा नेगेटिव साइन आ रहा है, और जैसे जैसे ये साइन आता रहेगा इसका मतलब इसके बीच में क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। अभी भी करेगा भी अट्रैक्ट, पॉजिटिव है, यहां पर नेगेटिव होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट देखते हैं। अगर मान लो सर यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज ना होता, कोई रिंग होती, तब क्या होता फोर्स, तो बेटा अगर कोई रिंग होती तो भी तो अपन लोग फोर्स कैलकुलेट कर ले जाते हैं। कैसे निकालते बेटा, ध्यान दो, अगर कोई रिंग होती मान लो और फोर्स कैलकुलेट करना है, सॉरी, तो बेटा यहां तक बातें समझ में आ गई। आगे अपन लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे बहुत सारी चीजें, तब तक के लिए धन्यवाद। और इस रिंग पर चार्ज होता पूरे पर डिस्ट्रीब्यूटेड +Q, और इस पर कोई, इस पॉइंट पर कोई डाइपोल रखा, इससे x डिस्टेंस दूर, इससे x डिस्टेंस दूर कोई डाइपोल रखा है, तो फाइंड आउट क्या करना है, जिसका डाइपोल मोमेंटम अलग P। अब इनके बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कितना होगा, सिंपल सी बात है यार, निकाल ले जाएंगे कितना होना चाहिए। तो यहां पर अगर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन निकालना बेटा, तो इस रिंग की वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड
x डिस्टेंस पर, रिंग की रेडियस है r, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, x डिस्टेंस या r डिस्टेंस पर देख लेते हैं कितना आ जाएगा बेटा। फोर्स निकालना, पहले फोर्स लिखेंगे, इसका डाइपोल मोमेंट P, d ऑफ dr, और रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज रिंग की वजह से बेटा कितना होता है, तो q इंटू x की जगह r अपॉन में r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, इसे डिफरेंशिएट कर, r स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर रेडियस इसके, इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं, कर दो बालक बेटा, क्या आ जाएगा, P Q ये कांस्टेंट है, इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा बच्चा वो कितना हो जाएगा, डिवीजन रूल लगाएंगे तो यहाँ पर तो हो जाएगा r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3, इधर नीचे तो स्क्वायर किया जाता है, ऊपर डिवीजन रूल लगाने का तरीका ये है बेटा कि r स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर की पावर 3/2, डिनोमिनेटर का ऐसे ही रखेंगे, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, फिर माइनस साइन लगाएंगे, न्यूमरेटर को ऐसे ही रखेंगे, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन यानी r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन करते हैं, क्या आएगा समझते हैं। तो जो फोर्स आ जाएगा उसकी वैल्यू आ जाएगी P इंटू क्यू, ये बन गया बेटा r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2, d ऑफ डी आर ऑफ r कितनी हो गई बेटा 1, माइनस इधर आ गया, इसकी पावर सामने, पावर से बेटा कम, यानी कि r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 1/2, और अगेन अंदर डिफरेंशिएशन करेंगे यानी 2r, 2 से तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर से r स्क्वायर बनेगा और नीचे आ जाएगा बेटा r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3, इसे आगे कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से बेटा ये कहानी क्लियर हो गई होगी। एक बच्चा और पूछते, सर इस डाइपोल को यहां से अपनी स्टेबल इक्विलिब्रियम से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम तक घुमाने में काम कितना पड़ेगा, करना पड़ेगा, निकाल लेंगे यार, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो पता ही है ना, स्टेबल से अनस्टेबल तक घुमाने में कितना काम करना पड़ता था बेटा, तो वो तो होता था 2 टाइम्स ऑफ P इंटू ई, बम टनल का निकालते हैं, तो 2 टाइम्स ऑफ P, और E की वैल्यू तो यहाँ ये गिवन है, ये रही E की वैल्यू कितनी है, E की वैल्यू है Q इंटू R अपॉन में R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 3/2, ये आ गया। सारी बातें क्लियर है, अब कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो बेटा आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में अपन लोग कुछ इससे रिलेटेड अच्छे न्यूमेरिकल करेंगे, और डाइपोल की सारी कहानी क्लियर कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर में अपन लोग कंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे, उनकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, अर्थिंग पढ़ेंगे, और उनसे रिलेटेड अच्छे से न्यूमेरिकल करेंगे। थैंक यू।